हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर। अगर आप डी फार्मा में हैं या बी फार्मा में हैं तो दोनों में ये सेम टॉपिक कॉमन है, दोनों के अंदर ये सारे टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे। तो अभी तक का अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक का हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखा तो सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो जा करके। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्माकोग्नोसी। ये जो हमारा टॉपिक होगा ये 5 से लेकर के 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन और हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेटस क्या हो। फार्माकोग्नोसी, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इट ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। देखिए ये यहाँ पे 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से? फार्माकोन एंड ग्नोसी, 2 वर्ड से मिलकर बने। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग या पॉइजन एंड ग्नोसी मीन्स होता है नॉलेज। तो अब आप क्या कह सकते हो इसको? फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। ये आपने जो भी वर्ड को ब्रेक किया ये वर्ड से तो आपको यही समझ में आ रहा है कि नॉलेज ऑफ द ड्रग होगा, बट इसको और थोड़ा अच्छे वे में अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कह सकते हो इसको आप? फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ड्रग के बारे में पढ़ते हो और वो ड्रग क्या या तो फिर आपको प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल हो सकता है या कोई मिनरल हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है जहाँ से आप स्टडी करोगे इन सब मटेरियल्स के बारे में, इन सब सोर्स के बारे में। अब ये तो बहुत ही सिंपल वे में आपने फार्माकोग्नोसी को डिफाइन किया। अब इसी चीज़ को अगर मान लो कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही समझदार हैं, तो फार्माकोग्नोसी को आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले मान लो कि आप कैसे डिफाइन करोगे। तो फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी। ये वर्ड याद रखना, साइंटिफिकली एंड सिस्टमिकली स्टडी करोगे। क्या? अगर आपने कोई ड्रग ऑब्टेन किया होगा तो उसका स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल, उसका केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर। भाई आप मान लो प्लांट से कोई चीज़ निकाल रहे हो, मान लो प्लांट है, आपने नीम का प्लांट ले लिया, ठीक है, आपके पास में नीम का कोई प्लांट है, तो अब नीम से आप क्या ले रहे हो, उसमें कोई ड्रग आपको मिलेगा। नीम से क्या मिलता है आपको? एजाडिरेक्टिन मिल गया, एजाडिरेक्टिन, ठीक है, ये आपको केमिकल मिला। तो इस केमिकल का एजाडिरेक्टिन का आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल, इसका केमिकल, इसका बायोलॉजिकल, हर तरीके से आप इसके डिटेल के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में बता रहा है कि फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे, उसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर हर तरीके से अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री। इसके अलावा आप क्या देखोगे उसमें? इस सब्जेक्ट में फार्माकोग्नोसी में आप हिस्ट्री देखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री आप देखोगे, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर मार्केट। आप इतना ही नहीं, आप ये भी देखोगे कि नीम का, मान लो आपको मैंने एग्जांपल दिया नीम, तो नीम को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, उसको अगर आपको मार्केट में सेल करना है, उसका कोई नीम का प्रोडक्ट, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उसको प्रिपरेशन फॉर मार्केट, किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये होता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ते हो, उसमें उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, हर तरीके की आप नॉलेज रखोगे। इसके अलावा उसमें हिस्ट्री पढ़ोगे आप कि कौन सा प्लांट कब कैसे क्यों हुआ, उसका कल्टीवेशन कैसे उसको कल्टीवेट करते हैं, उसकी पैदावार, उसकी खेती, है ना, सब चीज़ें आप क्या करोगे? डिटेल में स्टडी करते हो। किसके अंदर? सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के अंदर ये आप स्टडी करते हो। तो ये आपने डेफिनेशन देखा, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हूँ, ये है जनवरी 2023 का पेपर है, कर्नाटका बोर्ड का है। अगर आप कर्नाटका बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। देखिए आपको पेपर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कर्नाटका बोर्ड का पेपर है। आप अदर बोर्ड के भी हैं तब भी ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, 1 मार्क में क्वेश्चन आया था। तो आपको एक इजी वे में आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि फार्माकोग्नोसी है क्या। आप कोई भी लिख सकते हो, पहला वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये भी फार्माकोग्नोसी प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज से मिलता है, या फिर ये डिटेल वाला आप लिख सकते हो कि जिसमें उसके सारे डिटेल नॉलेज हमें मिलती है, ये आप लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप लिखो, आपके समझदारी के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अब
यहाँ पे बार बार हम देखेंगे कि एक वर्ड यूज़ होता है क्रूड ड्रग। आप याद रखना, क्रूड ड्रग बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ होगा। यहाँ पे आपके सिलेबस में भी दिया है, बहुत कई बार ये रिपीट किया है क्रूड ड्रग क्या होता है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे आ रहा है चैप्टर नंबर 3 में आएगा क्रूड ड्रग दिया हुआ है, और भी बीच बीच में बहुत सारे, जब इसको डिटेल में पढ़ोगे कोई भी चैप्टर तो वहाँ पे क्रूड ड्रग मिलेगा आपको। वैसे तो क्रूड ड्रग का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, सिलेबस में भी यहाँ पे भी यूज़ किया है क्रूड ड्रग का, है ना। तो क्रूड ड्रग क्या होता है? तो क्रूड ड्रग इतना समझिए आप कि नेचुरली आप ऑब्टेन करें कहीं से भी, नेचुरली आप अगर ऑब्टेन कर, चाहे प्लांट हो या मिनरल हो, एनिमल हो, कोई सोर्सेज हो, तो उसको क्रूड ड्रग कह देंगे। क्या दिया है? दीज आर द वेजिटेबल्स और एनिमल drugs which consist of natural substance that have been undergone no other process than the collection and drying। इस केस में देखो, आपको अलग से कोई उसमें केमिकल प्रोसीजर करके नहीं करना है। सिर्फ जाओ आप क्या करो, उसको कलेक्ट करके ले आओ। मान लो कि खेती हो रही है, कहीं पे पैदावार हो रहा है, आप गए वहाँ से आपने सिर्फ लेके आए, और वॉश करने की ज़रूरत पड़ी या ड्राई करने की ज़रूरत पड़ी तो ड्राई कर लिए, और आपने डायरेक्टली आपने यूज़ कर लिया। मान लो आप अदरक यूज़ कर रहे हो, है ना, आप अदरक यूज़ कर रहे हो, तो अदरक को आपने यूज़ किया तो क्या किया आपने, जाकर के उसको खेत से लेके आए, मिट्टी वगैरह जो भी उसमें सैंड लगा था, डस्ट लगा था, आपने रिमूव किया और उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है, देयर इज़ नो प्रोसेस देन द कलेक्शन एंड ड्राइंग। अगर वो वेट के फॉर्म में गीला है तो आप उसको ड्राई कर लो और आप डायरेक्टली यूज़ कर लो। यहाँ पे कुछ दिया हुआ जैसे सेना, नेक्सोमिका, फेनल, सौंफ देख लो, अगर घरों में पाया जाता है, बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं फेनल। तो फेनल क्या होता है, आप लगा दो, प्लांट उसका लग जाए, हो जाए, उसको आप निकाल लो और उसको ड्राई कर लो, सुखा लो, हो गया। तो इस तरीके से क्रूड ड्रग का ये डेफिनेशन। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, दूसरा इसका टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन आपने देखा और उसके बाद में प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप। तो सबसे पहले हम लोग स्कोप देखेंगे, ये हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम स्कोप देख लेते हैं। स्कोप के केस में क्या लिखा है कि फार्माकोग्नोसी के बहुत सारे स्कोप है। अब इतना याद रखो कि फार्माकोग्नोसी का जहाँ जहाँ से हमें जिस सोर्सेज से हमें ड्रग मिलता है उन सबको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे द स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी इंक्लूड ए डिटेल स्टडी ऑफ किसका क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट से मिलने वाले, ऐसे हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले हम मैं प्लांट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट के केस में अब ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कोई एक पार्ट यूज़ करो। सम टाइम्स हम क्या यूज़ करते हैं, पूरा एंटायर प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट ही यूज़ कर जाते हैं। मान लो अर्गॉट और इफेड्रा, यहाँ पे दो आपको दिया हुआ है। नीम भी आप कह सकते हो, क्योंकि नीम का आप क्या यूज़ करते हो, नीम के केस में आप उसका स्टेम, उसकी लीफ, उसका सीड, सब कुछ चीज़ें आप उसमें यूज़ करते हो, तो नीम भी आप लिख सकते हो। और पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कोई पार्ट्स की बात कर ले, मतलब उसका लीफ या उसका सीड, कोई भी पार्ट, अलग अलग पार्ट आप यूज़ करते हो, तो उसका एग्जांपल क्या है, सेना लीफ, नेक्सोमिका सीड। अब देखो ये भी लीफ क्या है, एक प्लांट का क्या है, प्लांट का एक पार्ट है लीफ, सेना का लीफ, और ये सीड किसका सीड, नेक्सोमिका का सीड है। तो ये पार्ट्स हो गए। एक्सीड्यूशन मतलब वहाँ से हम रिमूव करना, वहाँ से निकालना, अलग तरीके से निकालना, गम के फॉर्म में, थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में, तो जैसे गम्स और रेजिन। और प्रोसेसेस कुछ एक लॉन्ग प्रोसेस होगा जिसमें आप निकालेंगे, जैसे ओपियम एंड ब्लैक कटेचू। तो ये प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट, ये उससे आप ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो आपने देख रहे हो, ये लिस्ट देख रहे हो, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, फ्रॉम प्लांट से मिला। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट स्कोप देखा। उसके बाद में बी वाला पॉइंट देखिए, सेकंड स्कोप बी वाले में ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अभी आपने प्लांट देखा, अब एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में एक एनिमल होता है कैंथेराइड्स। ये टोटली इसका एनिमल यूज़ कर लिया जाता है, कैंथेराइड्स, ठीक है। और स्क्रीन पे भी आपको कैंथेराइड्स दिख रहा होगा। तो आप देखिए ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, इसके थोड़े यूजेस वगैरह, और ये किस शेप का दिख रहा है, कैसा है, इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। उसके बाद में ग्लैंडुलर सिक्रीशन, अब बहुत ही कॉमन सी ये बात है, थायराइड और इंसुलिन। ये थायराइड और इंसुलिन देखो, ये एनिमल से ही हमें ऑब्टेन होता है। इंसुलिन का तो हमें ऑक्स से मिलता है, एंड पिग, ऑक्स मीन्स होता है बैल, एंड पिग, ये आप स्पेलिंग देखिए, ऑक्स एंड पिग, ठीक है। तो इन दोनों से ये इसका मीनिंग होता है बैल,
जो मेल काऊ होता है उससे, और इसको तो आपको पता है, ठीक है। तो इस चीज़ों ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, इन दोनों से इंसुलिन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ हम यहीं से इनका निकालते हैं और यूज़ करते हैं। तो थायराइड भी वहीं से मिलता है, अलग तरीके से हमें निकलता है, ये भी एनिमल से मिलता है। एक्सट्रैक्शन से मतलब उसको हमें लिक्विड के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में निकालना है, जैसे लीवर का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और ये भी यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिनल पर्पज़। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा, अभी एनिमल देख लिया, प्लांट देख लिया। अब मिनरल्स के केस में देख लो, ए नंबर ऑफ द ड्रग लाइक चॉक, केवलिन, डायटोमाइट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्सेज। ये क्या है, ये मिनरल सोर्सेज है, इनको भी एज ए मेडिसिनल पर्पज यूज किया जाता है एज ए ड्रग के फॉर्म में, ठीक है। अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे दीज आर द सब्सटेंस यूज बाय द डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सूचर आप यूज़ कर सकते हो, ड्रेसिंग, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो और यूज़ होते भी हैं। कॉटन कहाँ पे यूज़ होता है आप समझ सकते हो, सूचर ये भी बैंडेज वगैरह लगाने का काम होता है, ड्रेसिंग में ये भी। फ्लेवरिंग, आज के टाइम पे बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं ना हमारे ड्रग, सिरप, टैबलेट, तो उसमें क्या है फ्लेवरिंग एजेंट रहता है। स्वीटनिंग, उसको बिटर, पहले के टाइम पे कितने बिटर टाइप के हमारे ड्रग आते थे, कड़वे टाइप के आते थे ना, आज के टाइम पे कुछ मीठे टाइप के आते हैं, तो स्वीट आते हैं, तो इसमें स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है। तो ये आपने भी क्या देखा, स्कोप देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इसकी जो इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री देखेंगे। अभी तक का आपने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, स्कोप देखा, अब हिस्ट्री देख लो। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो इसकी टोटल हिस्ट्री को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि जब से ये हम ह्यूमन है, इंसान है, जब से इसको सोच समझने की ताकत आई, जब से ये समझने, इसके अंदर थिंकिंग आई, तब से कुछ ना कुछ आप मेडिसिन के पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो, है ना। तो प्रीमेटिव एज बहुत पहले की बात कर रहा है, ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट के बहुत पहले की बात कर रहा है। प्रीमेटिव बहुत पुराने टाइम की बात है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्टार्टेड इवन फ्रॉम द प्रीमेटिव एज, बहुत पहले स्टार्ट हुआ। द प्रीमेटिव मैन मेड एन एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन आइडियाज। तो ये आइडिया पे नहीं, एम्पेरिकल मीन्स कि मतलब एक्सपेरिमेंटली यूज द प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो प्लांट को, उसको वो इस्तेमाल कर करके, प्रयोग करके, यूटिलाइज करके, उस बेस पे उनके पास में और कुछ तो नॉलेज था नहीं, तो पहले वो प्रैक्टिकल करते थे, उसको देखते थे भाई ये काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा था, एक्सपीरियंस के बेस पे वो यूज़ करते थे। उनके पास में कोई डेटा वगैरह तो पहले था नहीं, तो पहले एक्सपीरियंस करते थे डेटा, तो बाद में धीरे धीरे डेटा लोग लिखने लगे, वो बाद में आया, ठीक है, हिस्ट्री। बट दीज इन्फॉर्मेशन वर पास्ड ओनली द थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। देखो, अगर किसी के पास कोई नॉलेज है तो वो क्या करता था, दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ, जो कह दिया सो कह दिया, वही बात सही होती थी, क्योंकि वो टाइम कौन सा था, वो टाइम था सतयुग। अगर आपको थोड़ा सा युग के बारे में, ये कलयुग, उसके बाद में सतयुग, है ना, द्वापर, त्रेता, ये सारे युग हैं, तो वो टाइम का सतयुग था। जो बात कोई कह देता था तो वही बात मान ली जाती थी। तो इस तरीके से ये प्रीमेटिव एज में हुआ। उसके बाद में प्री क्रिश्चियन एरा, तो प्री क्रिश्चियन एरा की ईसा मसीह के जस्ट कुछ सालों पहले, कुछ 100 साल पहले की बात है। द अवेलेबल रिकॉर्ड शो दैट चाइनीज मेडिसिन इज़ द ओल्डेस्ट। तो अभी सब आपके टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है कि इसमें ये बताया जाता है कि चाइनीज़ जो सिस्टम है वो थोड़ा ओल्डेस्ट है। वहाँ पे एक प्लांट है इफेड्रिन, इफेड्रिन हर जगह पे आजकल यूज़ होता है, तो वो चाइनीज़ लोग उसको माहुआंग कहते थे। माहुआंग के बारे में, मतलब इफेड्रिन के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो ये बुक में मिलता है माहुआंग, और ये चाइनीज़ बुक में मिलता है। तो और उसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, इफेड्रा। तो चाइनीज़ लोगों को इनके बारे में ज़्यादा, इस प्लांट के बारे में नॉलेज थी। उसके बाद में और भी कुछ यहाँ पे डेटा वगैरह की बात करेंगे हम लोग, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 35 से लेकर के 1500, 35 से लेकर के 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होते थे, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट हैव बीन गिवन इन द सुक्ताज ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो अब देखिए यहाँ पे किसी भी डिजीज के बारे में, अब सुक्ताज क्या है, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा सुक्ताज। सुक्ताज मीन्स इज नथिंग बट ये लाइन, जैसे आप
उसमें आप गीता पढ़ रहे हो तो उसमें एक श्लोक आता है, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो आयत आता है, तो ऐसे ऋग्वेद में उसमें जो लाइनें लिखी गई हैं उनको सुक्ताज कहते हैं। तो सुक्ताज में उसमें प्रेजेंट है प्लांट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में दो लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो बाद में आए, उन्होंने स्टडी की, उनका नाम क्या था, चरक और संहिता। दो लोग थे, याद रखना, चरक और संहिता, सश्रुता। चरक और सश्रुता दो लोगों ने मिल करके दो बुक लिख दी। चरक के नाम पे चरक संहिता एंड सश्रुता के नाम पे सश्रुता संहिता। इन्होंने, ये दोनों बुक आयुर्वेद की एकदम मूल ग्रंथ है, सबसे बड़ी किताब यही आप मान सकते हो कि इसमें चरक और सश्रुता ने बहुत बड़ा काम कर दिया है आयुर्वेद के बारे में। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हिस्ट्री में ये सब के बारे में आपको नेम याद रखना पड़ेगा। अगर 1 मार्क में बन सकता है कि सश्रुता संहिता किसने लिखा या चरक संहिता किसने लिखा, तो आप बता सकते हो। उसके बाद में 1500 BC के बाद बात करेंगे तो ईबर्स पाइपरस एक बुक है। ईबर्स पाइपरस क्या है, एक बुक है जिसको किसने लिखा, एक इजिप्ट का एक वहाँ के साइंटिस्ट थे, वहाँ के फिजिशियन फिलोसफर थे, उन्होंने लिखा, आप मान सकते हो। तो क्या दिया है, इजिप्शियन डिस्क्राइब द मेडिसिनल वैल्यू, प्लांट के बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा, ठीक है, 1500 के आसपास। उसके बाद में 460 से लेकर के 370 BC के बीच में हिप्पोक्रेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिप्पोक्रेट्स का नेम बुक में भी आपके मिलता है, तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन याद रखना। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स के। इन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, HAP जिसको आप बोलते हो, HAP का इनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन्होंने स्टडी की, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में इन्होंने स्टडी कर ली। अब उसके बाद में 384 से लेकर के 322 BC के आसपास कौन आते हैं, एरिस्टोटेल, जिसको अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। अगर आप अरस्तु हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटेल। इनको क्या, इन्होंने एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी कर ली, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, HAP के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन्होंने टोटल उनसे कहीं ज़्यादा इन्होंने सिर्फ HAP स्टडी किया था। इन्होंने टोटली एनिमल किंगडम पूरा, प्रोटोजोआ से लेकर के प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, ये पूरा एनिमल किंगडम जो आप 10th 11th में आप पढ़ के आए हो, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने अरिस्टोटल ने स्टडी की। फिर 370 से लेकर के 287 के बीच में थियोफ्रेस्टस आए, इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी की। इन्होंने ये दोनों के किसका था, इन दोनों का था एनिमल किंगडम के बारे में, और थियोफ्रेस्टस ये प्लांट के बारे में इन्होंने स्टडी की। याद रखना, थियो में वर्ड क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो प्लांट का टी, मतलब ऐसे याद रखो, इन्होंने इसके बारे में स्टडी की, प्लांट किंगडम के बारे में। उसके बाद में और कुछ थोड़ा सा बाद में फिर क्या हुआ, द एरा आफ्टर क्रिस्ट, अब ईसा मसीह के बाद में क्या हुआ, दिस पीरियड इन हिज हिस्ट्री फार्माकोग्नोसी मार्क। अब इसके बाद में क्या हुआ, फार्माकोग्नोसी में एक नया युग आ गया, एक नई, पूरी समझ लो एक नई तरक्की आ गई, ठीक है, आपको एक नया तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या हुआ, 40 से लेकर के 80 AD, तो अब उनके बाद में आए, इसलिए AD यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और डायस्कोराइड है, डायस्कोराइड ये 78 AD में एक बुक लिखते हैं, डी मैट्रिया मेडिका लिखते हैं, और इसमें प्लांट के बारे में बहुत सारी नॉलेज उन्होंने लिख करके दे दिए। ग्रीक के कौन थे, फिजिशियन थे, डी मैट्रिया मेडिका इन्होंने लिखा डायस्कोराइड ने 78 AD में। आप इसको समझ सकते हो, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली हिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। उसके बाद में 131 से लेकर के 200 AD के बीच में कौन आए, गैलन, याद रखना, वो पानी भरने वाले गैलन नहीं थे जो आप लोग घरों में यूज़ करते हो गैलन, वो गैलन नहीं, ये भाई बहुत ही काम करने वाले बंदे थे। इन्होंने किसके बारे में, वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एनिमल, इन्होंने मेथड के बारे में बताया कि कैसे क्या क्या होता है, इनका भी नाम हिस्ट्री में आता है, ठीक है। और लास्ट में, ये लास्ट है बट इसको कम नहीं समझना, 1815 में सिडलर आए, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इन्होंने फार्माकोग्नोसी, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी फ़िलहाल, ये आपका सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, ये टर्म को बताने वाले कौन थे, सिडलर थे। वो काम कर रहे थे एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका पे काम कर रहे थे, और उन्होंने ये टर्म फार्माकोग्नोसी बताया। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो फार्माकोग्नोसी के ऊपर, कि सर ये क्या चीज़ है, तो आप देख लीजिए, यही यहाँ पे पूछा गया है। आप
आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 19, नेम द पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का आपको नाम पता चल गया, कौन थे? वो शिडलर थे। इस तरीके से आपके सामने पेपर भी मैंने दिखाया और इसमें आपने अभी क्या देख लिया, स्कोप। ये देखो स्कोप पूछा गया, राइट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, राइट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये जुलाई का पेपर है और जुलाई के पेपर में ही ये भी पूछा गया था। तो इस तरीके से 6 मार्क का तो आपको बता दिया, जैसे मैंने पहले कहा था कि 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये भी आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ये जनवरी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या है, राइट द हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा 1 मार्क का इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 25 में भी डिफाइन फार्माकोग्नोसी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, तो 6 मार्क का मतलब पूछा ही पूछा है। तो अभी आपने क्या देखा, हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, मतलब प्रेजेंटली क्या चल रहा है, फार्माकोग्नोसी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो फार्माकोग्नोसी अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1815 से शिडलर से स्टार्ट हुआ प्रेजेंटली, ठीक है। एंड रैपिड ग्रोथ टू प्लेस इन द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी में एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है। तो दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल। नए नए मेथड आप यूज़ किए जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी में, मतलब आयुर्वेद में भी नए तरीके से यूज़ किए जाने लगे हैं। और सबसे बड़ी जो यूज़ थी, जो डिस्कवर थी, वो क्या थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जैसे ही इसको किया, ठीक है, डिस्कवर किया, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो एक बहुत ही बड़ा काम हुआ साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में। अब पेनिसिलिन हर जगह यूज़ होता है। उसी के जस्ट कुछ दिनों के बाद में ये 1928 की घटना है। 1928 में हुआ, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था। एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, वहाँ से इसको ऑब्टेन किया था, ठीक है। और उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक की शुरुआत हो गई, उन्होंने भी खोज के रखा, वॉक्समैन थे 1944 में। और इसके बाद में फिर ये तो समझ लो कि एक स्टार्ट हो गया, तो अब चलते जा रहा है। उसके बाद में रिसेंट टाइम में एम्फेसाइज किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। सेमी सिंथेटिकली जो ऑब्टेन होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सिंथेटिक केस में भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो फार्माकोग्नोसी का स्कोप देखने को मिलता है वो केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में, इन सब के केस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फार्माकोग्नोसी का। इन सब में प्रेजेंट स्टेटस यही चल रहा है। आप कुछ भी और इसमें 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए ये टॉपिक कवर होता है, और छोटा टॉपिक था, मैंने कवर किया और आपको बताया भी कि ये कितने वैल्यू है इसका। 6 मार्क है। अगर आपने ये 15-20 मिनट के आप अभी तक का वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपने 6 मार्क का पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब भी करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दें, प्रेस बेल आइकन को भी कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।